आज हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त, और वृत्त से संबंधित हम आपको इंट्रोडक्शन सिखाएंगे, वृत्त का इंट्रोडक्शन बतलाएंगे, जिसको बोलते हैं वृत्त का परिचय। और वृत्त से रिलेटेड जितनी सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ सारी चीज बतलाएंगे। ठीक है, तो देख लेंगे क्या क्या आज के टॉपिक में हम बतलाने वाले हैं। वृत्त का परिचय बतलाएंगे, वृत्त की त्रिज्या बतलाएंगे, उसके बाद वृत्त का व्यास बतलाएंगे, उसके बाद वृत्त की परिधि बतलाएंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बतलाएंगे। सबका इंग्लिश नेम भी लिख दिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। वृत्त की त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, वृत्त के व्यास को डायमीटर बोलते हैं, और वृत्त की परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या को वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, तो हम ये सब चीज के बारे में आज बात करेंगे। देखते हैं, एक ही से बात करेंगे। पहले वृत्त का परिचय देख लेते हैं, वृत्त का परिचय क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले वृत्त के बारे में समझते हैं, वृत्त क्या होता है। तो हम वृत्त के बारे में ये कह सकते हैं कि वृत्त एक अनगिनत बिंदुओं का एक गोलाकार आकृति होता है। ठीक है, वृत्त अनगिनत बिंदुओं को मिलाकर के एक गोलाकार आकृति होता है, जिसके बीच एक फिक्स बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। उस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है, तभी हम उसको केंद्र कहेंगे। इसको हम एक फिगर की तरह के थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक गोलाकार आकृति ये है, ठीक है, और ये आकृति जो है ना अनगिनत बिंदुओं से है। तो इसको हम थोड़ा सा बिंदु को लेकर देखेंगे। इस तरह से ये जो देख रहे हैं ना, ये अनगिनत बिंदु मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करता है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि सबको मिला देते हैं। अगर सबको मिला देंगे तो ये एक वृत्त का रूप ले लेता है। लेकिन यहीं पे नहीं, इसके बीच में जो एक फिक्स बिंदु होता है सेंटर, जिसको बोलते हैं, ये प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर होगा। ये समान दूरी का मतलब बराबर दूरी। ये सभी ये जो दूरियां हैं, चाहे इधर की दूरी हो या इधर की दूरी हो या इधर की दूरी हो या इधर की दूरी, सभी दूरियां बराबर होगी। यही कहने का मतलब है कि वृत्त जो है एक अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक गोलाकार आकृति है, जो उसके केंद्र से यानी केंद्र में जो बीच में जो बिंदु स्थित है, उससे प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। तो ये मान लेते हैं एक वृत्त है, और वृत्त के बीच में एक केंद्र है। इस केंद्र से चाहे इधर खींचे इस बिंदु तक की दूरी, या इधर की दूरी, या इधर की दूरी, या इधर की दूरी, यानी जितना इस तरह से खींचेंगे ये सभी दूरियां समान होगी। यानी वृत्त का ये छोटा सा परिचय है। आप लगभग समझ गए होंगे वृत्त के बारे में। वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना है। ऐसा लगता है ना कि ये इस तरह से राउंड खींचा हुआ है, लेकिन नहीं, ये इसमें अनगिनत बिंदु, अनगिनत बोले तो जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वृत्त का बिंदु कितना है एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जैसे एक रस्सी को लेते हैं, इस तरह से पूरा नचा देते हैं, तो एक जो गोलाकार आकृति ले लेता है। ठीक है, वही हमारा वृत्त का रूप होता है। तो वृत्त के बारे में समझ में आ गया होगा। वृत्त का परिचय क्या है? वृत्त का परिचय यही था। वृत्त का कहने का मतलब याद रखिएगा आप लोग, वृत्त एक अनेक अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना एक गोलाकार आकृति है। गोलाकार यानी गोल जैसा, अभी हमने बताया। तो चलते हैं आगे भी समझते हैं। वृत्त का परिचय तो हमने बतलाया। एक वृत्त खींचा, एक गोलाकार आकृति, इसके बीच में एक सेंटर होता है। इसको सेंटर को हम सी भी बोल सकते हैं, सी फॉर सेंटर। ठीक है, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं। इसको ओ से सूचित करते हैं, कभी पी से सूचित करते हैं, अपना अपना नाम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे वृत्त की त्रिज्या के बारे में कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं रेडियस। देखेंगे तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी को वृत्त का व्यास कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। वृत्त के अंदर में बीच में एक सेंटर है। इस सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी को, निश्चित बिंदु तक की दूरी को, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये बॉर्डर, ये सभी जो है वृत्त की बिंदुएं ही है। अब कोई भी बिंदु किधर से भी आप खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। जहां पे ये मिल जाएगा वहीं वहां पे वृत्त का बिंदु हो जाएगा, एक निश्चित बिंदु। एक फिक्स बिंदु बीच में है, जिसको हम केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी निश्चित बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या है। इसको शॉर्टकट में हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हुई। तो वृत्त की त्रिज्या, अब ये भी हो सकता है वृत्त की त्रिज्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सभी वृत्त की त्रिज्या चाहे जितना खींचा जाए, सभी वृत्त की त्रिज्या ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब बराबर।
वृत्त की, इससे ये पता चला, एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। चाहे वृत्त में जितना त्रिज्या खींच लीजिए, 1 खींचिए, 2 खींचिए, 3 खींचिए, 5 खींचिए, 10 खींचिए, 20, 50, 100, जितने भी त्रिज्या आपको खींचना है खींचिए, लेकिन सभी त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब त्रिज्या है तो वो सभी त्रिज्या बराबर होंगी। तो हमको उम्मीद है कि आप त्रिज्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। इसको एक बार और मिटा करके देख लेते हैं फ्रेश में। ये हमने वृत्त खींचा और ये सेंटर में है, और ये समझने के लिए, साफ साफ समझने के लिए ये देख लीजिए, यहां से लेकर के, मान लीजिए इसका नाम O है, इसका नाम P है, तो O से लेकर के P तक की दूरी ये क्या है, त्रिज्या है। इसको R से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई भाष्ट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम वृत्त का व्यास को समझते हैं। वृत्त के व्यास के लिए क्या करेंगे, यही त्रिज्या, अब यहाँ पे ये केंद्र है ना, इसको मिटा देते हैं। वृत्त के व्यास के लिए हम एक और वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है और इसका केंद्र है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो एक रेखा खंड होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो एक रेखा खंड होती है, वृत्त के केंद्र से होकर, ये कंपलसरी है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा खंड जो होगी वही वृत्त का व्यास होगा। अब देखने से पता चल रहा है कि वृत्त के केंद्र मतलब वृत्त के एकदम बीचों बीच एक रेखा गुजर रहा है, यानी केंद्र को आर पार करते हुए, तो यही वृत्त का व्यास हुआ। तो यहां से लेकर के P और मान लेते ये Q है, इसका नाम O है, तो यहाँ पर देखेंगे POQ जो है ये वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसको हम D से सूचित करते हैं, डायोमीटर से, डायमीटर, ध्यान रखना, D फॉर डायमीटर। तो POQ क्या है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास का लक्षण देखिए, ये क्या करता है वृत्त के साथ, वृत्त के साथ क्या करता है, ये जैसे ही व्यास के कहने का मतलब, तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त का व्यास ही बांटता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, उसका व्यास ही बांटता है, उसके अलावा कोई नहीं बांटता है। वृत्त का व्यास ही वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और प्रत्येक जो 2 बराबर भाग है ना, मान लेते एक भाग ये है A, एक भाग B है ना, ये A बराबर B है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो भाग है ना वृत्त का, ये दोनों बराबर है। इसको बांटने का काम कौन किया है, PQ किया, यानी व्यास किया है। तो व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और प्रत्येक बराबर भाग को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे इसको जो काट दिया, इसको काट दिया, तो यहां तक की दूरी, इसको अगर झांप देते हैं नीचे से, तो देखिए ये आधा दिख रहा है, ये आधा दूरी जो है यही वृत्त का व्यास है। ऊपर से झांप देंगे तो ये नीचे वाला दिख रहा है हिस्सा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये आधा हिस्सा इधर आ गया, इसको ऐसे ले लेते हैं, आधा हिस्सा ऐसे आ गया, तो यही जो है अर्धवृत्त है। और ये काम कौन किया है, व्यास किया है। तो व्यास में जो दिख रहा है ना, अर्धवृत्त में ये व्यास और ये व्यास दोनों एक ही है ना, यानी उभयनिष्ठ हो गया। व्यास अर्धवृत्त को, यानी वृत्त को, एक मुकम्मल वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा वृत्त के केंद्र के बारे में कुछ समझेंगे। वृत्त का व्यास भी लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरता है। वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरता है, ध्यान रखना है। ये केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरेगा जो रेखा खंड, तो वही होगा वृत्त का व्यास। ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो वृत्त का केंद्र है ना, इस केंद्र पे, ये केंद्र है, अब इस केंद्र के चारों तरफ अगर टोटल अगर ये कोण कहा जाए तो ये कोण 360 डिग्री होता है। इसलिए कहा गया है, एक स्टेटमेंट याद रखना जरूरी होता है, ये बहुत काम आता है, 1 नंबरिया में पूछता है बार बार, हर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है कि वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है, वृत्त का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है। तो वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। केंद्रीय कोण कहने का मतलब वृत्त के केंद्र पर जो बनने वाला टोटल कोण होगा वो कितना होगा, वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये 360 डिग्री है। वृत्त का व्यास चूंकि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्त में बांटता है, तो यानी एक अर्धवृत्त का कोण कितना हो जाएगा, देखा जाए ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है। चूंकि एक मुकम्मल वृत्त का के केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, तो अब उसको जो है एक व्यास आधा आधा भाग में बांट दिया है, यानी अर्धवृत्त में बांट दिया है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, यानी 360 का आधा 180।
तो ये भी ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये 10th क्लास में के एग्जाम में बार बार पूछता है 1 नंबरिया में, और साथ में कंपटीशन के भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये सवाल। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वृत्त का केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होता है? तो वो होता है 360 डिग्री का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा इसको समझने में भी, और इसको गौर से देख रहे हैं अगर हमारे वीडियो को, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा का पूरा वृत्त का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या समझा दिया? वृत्त की त्रिज्या भी समझा दिया, वृत्त का व्यास भी समझा दिया। अब वृत्त की परिधि पे चलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? चलिए, तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, तो वृत्त की परिधि को समझ में आएगा। चलिए, ये वृत्त है। अब हाथ से बना हुआ ये अंडाकार दिख रहा है, थोड़ा सा गोलाई कम हो रहा है, इसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, ये वृत्त है। तो ये वृत्त का केंद्र है। हम पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि के बारे में, सरकमफेरेंस के बारे में। तो ध्यान देंगे वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त के किसी भी एक बिंदु से अगर चलना शुरू करते हैं, कोई आदमी मान लेते हैं कि यहां से चलना शुरू किया और चलते 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 इसी पथ पे, यानी इसी रास्ते, वृत्ताकार रास्ता पे चलते 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 फिर यहीं पे आके पहुंच गया, जहां से चला था फिर पूरा घूम करके इसी रास्ते यहीं पे आके पहुंच गया। तो एक चक्कर पूरा लगा है ना, इस एक कुल चक्कर को, एक बार पूरा किया हुआ चक्कर को वृत्त का परिधि कहेंगे। अगर इसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहेंगे। ये भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक तार है, बहुत सारा बड़ा तार है, उसको एकदम गोल आकृति में मोड़ देते हैं, है ना, और फिर उस तार को अगर सीधा फिर से नवार देते हैं, तो वो जो है तार की कुल लंबाई है, वही उसका परिधि है। कहने का मतलब वृत्त के चारों तरफ की कुल दूरी को, वृत्त के वृत्तीय पथ की कुल दूरी को वृत्त की परिधि कहेंगे। परिधि कहने का मतलब इसके चारों तरफ की कुल दूरी। कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 यहां पहुंच गया, तो ये जो चारों तरफ जो चला ना, चारों तरफ की कुल दूरी यानी एक चक्कर को वृत्त की परिधि कहेंगे। परिधि समझ में आया होगा, लगभग समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसको स्टार्टअप करते हैं सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE। सरकमफेरेंस के लिए पहला लेटर है सी, इसलिए हम वृत्त की परिधि को लगभग सी से ही शॉर्टकट में सूचित करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। त्रिज्या का पहला लेटर आर है, इसलिए इसको आर से ही सूचित करते हैं। वृत्त का व्यास पहला लेटर डी है, इसलिए इसको फेमस है डी से ही सूचित करते हैं शॉर्टकट में, मैथ सॉल्यूशन के टाइम में। ठीक है, वृत्त की परिधि फर्स्ट लेटर सी है, इसी वजह से परिधि को हम सी से ही सूचित करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और एरिया चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे यानी वृत्त हो या चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, किसी भी आकृति का अगर एरिया ज्ञात करना होता है, शॉर्टकट में हम ए का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का, ये कॉमन बातें हैं। वृत्त की परिधि भी समझ में आ गया होगा। अब वृत्त की परिधि, ये तो हम वृत्त के बारे में पढ़ा रहे थे, इसलिए वृत्त की परिधि के बारे में बता रहे थे कि एक छोर से स्टार्ट करेंगे कहीं से चलना, और चलते चलते जब पूरा एक चक्कर लगा लेंगे ना, तो पूरा एक चक्कर तय की गई कुल दूरी को वृत्त का परिधि कहेंगे। वृत्त की परिधि को, वृत्त के चारों तरफ की कुल दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं, या फिर आप ऐसे एक लाइन में कर सकते हैं, वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। आगे समझते हैं। अब हम वृत्त की परिधि भी समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम देखेंगे आगे। एक वृत्त बना लेते हैं पहले। चलिए, यहाँ पे ये केंद्र है। ये वृत्त के ऊपर से जो चल रहे हैं, ये जो सीमा रेखा है, वृत्त का जो सीमा है, बॉर्डर, ये इसके चारों तरफ की दूरी को क्या बोले थे? वृत्त की परिधि बोले थे। ठीक है, अब इसके अंदर, वृत्त के अंदर ध्यान रखना है, परिधि की बात होगी तो ऊपर की यानी बाहर की बात होगी, परिधि की बात होगी तो हमेशा बाहर की बात होगी या सीमा पर की बात होगी। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के अगर मान लेते हैं इस छोर से चलना स्टार्ट किए, तो चलते चलते फिर इस छोर पे आएंगे, फिर इस छोर से इस छोर पे आएंगे, यहां से लेके यहां तक आएंगे, फिर इस छोर पे आएंगे। तो यानी इस बोर्ड के चारों तरफ की कुल दूरी हमारा इस बोर्ड का परिधि हुआ। ठीक है, उसी तरीके से इस वृत्त के एक बिंदु से तय की गई चारों तरफ की कुल दूरी को वृत्त की परिधि कहेंगे, यानी इसके सीमा पर। लेकिन क्षेत्रफल में अगर ध्यान देंगे तो क्षेत्रफल वृत्त के अंदर में जितना जगह है, वृत्त के अंदर का जितना जगह है, ये सब जो जगह दिख रहे हैं, वृत्त के अंदर की जगह, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। ध्यान रखना है, वृत्त के अंदर की जगह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इस व्हाइट बोर्ड के बारे में, तो व्हाइट बोर्ड दिखने में ऐसा दिख रहा है, इसका आकार कैसा है? आयताकार है।
अगर इसको आयताकार दिख रहा है, अगर इस आयत का हम क्षेत्रफल के बारे में कहेंगे तो ये इसके अंदर की कुल दूरी, अंदर की यानी लंबाई है, चौड़ाई है, इस लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो ये अंदर की कुल दूरी बताएगा। यानी इस बोर्ड के अंदर की कुल दूरी जो दिख रहा है, छेके हुआ इतना जगह है, अंदर की कुल दूरी को बोल देंगे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। उसी तरीके से वृत्त के अंदर की कुल दूरी को हम, दूरी की बात कर रहे हैं, स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, ये दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कुल दूरी को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। वृत्त के ये अनंत बिंदु जो दिख रहा है, ये बॉर्डर दिख रहा है, इससे घेरे हुए अंदर की कुल दूरी को वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। अभी हम सबके बारे में परिचय समझाए थे, वृत्त का परिचय समझाए, वृत्त की त्रिज्या का परिचय समझा दिए, वृत्त के व्यास का परिचय समझा दिए, वृत्त की परिधि का परिचय समझा दिए, वृत्त का क्षेत्रफल का भी परिचय समझा दिए, समझे। अब इसका सूत्र भी होता है, उस सूत्र के बारे में भी एक नजर देख लेंगे, ठीक है। कि वृत्त का परिचय तो देख लिए, वृत्त क्या होता है, एक गोलाकार आकृति होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके अंदर में एक सेंटर में, एक बीच में एक केंद्र होता है, बिंदु होता है जिसको केंद्र कहते हैं। उस बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, ये सब ध्यान रखना है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की दूरी को, यानी वृत्त के अंदर की किसी दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पे एक नजर में सब कुछ देख लेंगे। यहां से ये केंद्र है, इसका नाम केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, फिर अगर यहीं से अगर एक और इधर त्रिज्या मिला देते हैं तो ये 2 त्रिज्या हो गया, और ये पूरा मिला के एक व्यास हो गया, यानी डी हो गया। तो कह सकते हैं हम कि डी जो है, एक डी में 2 आर होता है, एक ये आर एक ये आर, यानी 2 त्रिज्या मिला करके एक व्यास होता है। ये कह सकते हैं कि एक व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। एक तरफ ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये दोनों मिलाकर के एक व्यास बन गया। तो एक व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये कंसेप्ट है। एक व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है ना। उस तरह से फिर आगे देखेंगे त्रिज्या के बारे में, तो इसी का उल्टा कर दो, तो यानी इस 2r को इधर करते हैं तो d को अगर इधर ले जाते हैं, अगर सिर्फ r को इधर रहने देते हैं तो d/2 हो जाता है। इससे किसी भी चीज के, किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 लिखा हो तो समझ लेना उसका आधा, 2 का मतलब आधा, बट्टा के नीचे 2 है तो इसका मतलब हुआ आधा, यानी d का आधा, बट d/2, d/2 का मतलब हुआ d का आधा। इससे ये भी पता चला, और यहाँ पे भी देख लीजिए, यानी ये पूरा व्यास है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये व्यास है, और इसका आधा करेंगे, इसका आधा यानी इधर झांप देते हैं, इसको मिटा देते हैं तो ये सिर्फ ये बचा, यानी d/2 आधा हुआ ना। ये r जो है पूरे व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये भी कंसेप्ट है, एक त्रिज्या एक व्यास का क्या होता है, आधा होता है, और एक व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ध्यान रखना है, बस छोटी छोटी बातें हैं। चलिए सरकमफेरेंस के बारे में अगर समझेंगे, ये वृत्त की परिधि के बारे में, तो वृत्त की परिधि भी देख लेते हैं। वृत्त की परिधि को सी बोलते हैं, सी बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पे पाई के बारे में समझना, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे पाई के बारे में, ठीक है। अभी आपको इतना समझ लेना है, सॉल्यूशन के लिए आपको 2πr का इस्तेमाल करना पड़ेगा वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आगे अगर देख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल को एरिया बोलेंगे, ए फॉर एरिया। एरिया निकालने के लिए वृत्त का यानी पाई करेंगे और उसका r² कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां तक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मिला है वृत्त के बारे में। अब आगे हम जो है अगला वीडियो में समझेंगे वृत्त की जीवा के बारे में, वृत्त खंड के बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में, ठीक है। ये सब चीज के बारे में अब एडवांस तरीके से सेकंड, अब जो है वृत्त का पार्ट 1 ये वीडियो है, और वृत्त के पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे वृत्त की जीवा के बारे में, वृत्त का चाप के बारे में, वृत्त का वृत्त खंड के बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में, लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।